तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखो, अभी तक पहले चैप्टर को हमने टॉपिक वाइज किया था, है ना। अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो बनाई थी। तो अब अलग अलग टॉपिक्स की तो नहीं, हम इस पूरे चैप्टर को 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। देखो, इस चैप्टर में वास्तव में है 2 ही भाग है। एक पहला भाग है इसका वैद्युत विभव वाला और दूसरा है धारिता वाला। तो इस पूरे चैप्टर को हम कितने भागों में कंप्लीट करेंगे? 2 भागों में। पहले भाग में हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव। और दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे? धारिता। और दूसरी बात, हम यहां केवल थ्योरी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसकी अगर न्यूमेरिकल्स के लिए बात करें तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट 1 शॉट वीडियो आएगी आपके लिए। तो अभी हम केवल थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस बात को क्लियर कर दूं आपको, अगर आप इन 2 भागों को देख लेते हो इस चैप्टर के, पहला भाग वैद्युत विभव का, दूसरा धारिता का, तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और थ्योरी हम इन 2 भागों में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रहे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दूसरे हम अगले एक नेक्स्ट वीडियो में 1 शॉट में आपको कवर कर देंगे। तो इस चैप्टर में बेटा हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वैद्युत विभव। देखो बेटा, वैद्युत विभव, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे ये कोई बर्तन ले लिया हमने, इसमें क्या भरा हमने? जल भर लिया। ये जल यहां तक भरा है। तो अगर किसी बर्तन में जल भरा है तो जल का ये यहां क्या होता है? एक तल होता है। जल का क्या है? तल है। ऐसे ही बेटा, जब हम किसी चालक को क्या देते हैं? आवेश, तो उस चालक में आवेश का भी एक क्या होता है? तल। और उस आवेश के तल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो अगर हम इसके मतलब की बात करें तो सीधे सीधे इतना याद रखो कि वैद्युत विभव का मतलब है आवेश का तल। आवेश का तल। तो किसी चालक में आवेश का जो तल है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ये तो इसका मतलब हुआ बेटा। अब जरा समझो इसकी परिभाषा क्या है। अब मेन हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। इसके लिए देखो, मान लिया ये यहां कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर क्या होगा बेटा? ये इसका वैद्युत क्षेत्र। क्या होगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम क्या करें, एक धन परीक्षण आवेश Q0 मान लो कहां रखा है? अनंत पर। अनंत का मतलब बहुत दूर। फिजिक्स में हम बेटा बहुत दूर बिंदु को क्या मान के चलते हैं? अनंत। तो अनंत पर हमने एक धन परीक्षण आवेश रखा है। अब अगर इस धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लो इस बिंदु P तक लाएं, तो बेटा इसे यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लो कार्य कितना करना पड़ा? W। कितना करना पड़ा? W। तो ध्यान दो, Q0 आवेश को बेटा हम लाए थे, तो बिंदु P तक लाने में कार्य कितना करना पड़ा? W। तो अगर हम एकांक धनावेश को लाते तो कितना करना पड़ता? W। ये Q0 कहां पहुंचेगा? अपॉन में, यानी कि W अपॉन Q0। और ये एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है बेटा, वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। और हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो अगर हम यहां से V का फॉर्मूला लिखें तो V बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? W अपॉन Q0। B बराबर W अपॉन Q0। हम यहां से अगर इसका SI मात्रक निकालें, देखो बेटा, SI मात्रक, W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल प्रति। Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक हुआ जूल प्रति कूलाम, या इस जूल प्रति कूलाम को ही हम बेटा वोल्ट कह देते हैं और किससे लिखते हैं? V से। ये तो इसका क्या हुआ? मात्रक। अब हम क्या निकालें? इसका विमीय सूत्र। क्या निकालें बेटा? विमीय सूत्र। देखो जरा विमीय सूत्र क्या है। अब देखो जरा इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखो, W कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? पता है आपको? ml/2t-2। ठीक है, अपॉन में Q0 क्या है बेटा? आवेश। और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। तो यहां ध्यान दो, M इसके अलावा क्या कहीं नजर आ रहा है? नहीं है ना। तो M तो ठीक है, L
ये भी L2 है केवल, इसके अलावा और कहीं नहीं है। टी बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे सॉल्व कर लो। टी की पावर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कितनी है, 1। तो ये 1 ऊपर जाके कितनी हुई, -1। अब -1 ये पहुंची, -2 पहले से, -2 और -1 कितनी हो गई बेटा, -3। तो t -3। अब a देख लो, नीचे है बेटा a की पावर 1, तो ऊपर जाके कितनी हो गई, -1। तो ml2 t -3 a -1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और ये जो हमारा वैद्युत विभव है, ये कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश, अदिश मतलब स्केलर राशि है। तो इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा वही लिखिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो बी बराबर क्या होता है, W/Q0। और अगर एसआई मात्रक की बात करें, वोल्ट होता है। विमीय सूत्र ml2 t -3 a -1 होता है। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर राशि है। क्या बेटा वैद्युत विभव के बारे में इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या है, विभव में अंतर। कोई दो बिंदु ले लें और उनके बीच अगर विभव में क्या निकाल लें, अंतर, तो वही क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब विभवांतर कैसे परिभाषित करेंगे, जरा ध्यान दो। ये किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करें, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु ले लें। मान लो ये एक बिंदु क्या ले लिया, A, और दूसरा बिंदु क्या ले लिया, V। अब हम किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को A से V तक ले जाएं। अब A से B तक ले जाने में मान लो कार्य कितना करना पड़ा, W। तो Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा बच्चों, W। तो अगर हम एकांक धनावेश को ले जाते तो कितना करना पड़ता, W, और अपॉन में क्या पहुंचा, Q0। ये Q0 कहाँ पहुंचेगा, अपॉन में। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो परिभाषा वही है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसे प्रदर्शित किससे कहते हैं, तो विभव में अंतर है, विभव में परिवर्तन। विभव को बी से लिखते हैं तो विभवांतर को डेल्टा बी से लिख लेते हैं। तो हम इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम डेल्टा बी का फॉर्मूला लिखें यहां से बेटा, तो क्या आया, W/Q0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बी का भी तो फॉर्मूला यही था। अब डेल्टा बी बराबर W/Q0 लिखा रहे हो, और अभी थोड़ी देर पहले बी बराबर भी हमने क्या पढ़ा था, W/Q0। तो दोनों में अंतर क्या है बेटा, ठीक है W तो वहां भी लिया था हमने, लेकिन वहां W धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में किया गया कार्य था। और यहां W कार्य तो है लेकिन अनंत से नहीं बेटा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। हम इसे लिख किससे रहे हैं, डेल्टा बी से। तो बेटा फॉर्मूला एक ही है लेकिन दोनों में W अलग अलग है। वहां W अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर का कार्य है, और यहां इसमें जो W है वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का कार्य है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम इसे लिख लें डेल्टा बी से, या अगर हम कहें ए का विभव हम किससे लिखें, V सफिक्स में A से, और B का विभव किससे लिखें, B और सफिक्स में क्या लगा दें, B। तो डेल्टा बी क्या है, विभवांतर, इनके विभवों का अंतर। तो अगर विभवों का अंतर चाहिए तो क्या करें, अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव यानी कि B के विभव में से A का विभव घटा दें। तो V का विभव माइनस A का विभव बराबर W/Q0, ऐसे भी लिख सकते हैं। या चाहे तो अगर पहले बिंदु का विभव हम किससे लिख लें, B1 से, और दूसरे का किससे लिख लें, B2 से, तो हम चाहे तो V2 माइनस V1 बराबर भी लिख सकते हैं W/Q0।
क्या इतनी बात क्लियर है? ये तो इसके फॉर्मूले की बात हुई। अब हम बेटा बात कर लें इसके मात्रक और विमीय सूत्र की। अब देखो बेटा फॉर्मूला वही सेम है, तो मात्रक और विमीय सूत्र वही होंगे जो किसके थे? विभव के। देख लेते हैं बेटा इसके मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक और विमीय सूत्र देखो, सबसे पहले इसका मात्रक देखो जरा, W कार्य का जूल प्रति आवेश का अपॉन में कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। मात्रक वही हुआ जूल प्रति कूलाम, या हम इस जूल प्रति कूलाम को ही क्या कह देते हैं? वोल्ट कह देते हैं। और बात करें इसके विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र देखो W अपॉन Q0, तो W कार्य का ml2 T-2, Q0 आवेश का क्या हुआ बेटा? AT। अब जरा लिखो यहां से, M और L तो कहीं दोबारा है नहीं, तो ml2 ऐसा ही लिख लिया, लेकिन T दो जगह है, यहां भी और यहां भी सॉल्व कर लो बेटा। T की पावर 1 ऊपर जाके -1 और -2 पहले से, तो -1 और -2 कितना हुआ? क्या -3? -1 और -2 कितना हुआ? -3। T-3 A बेटा नीचे ये केवल 1, तो नीचे 1 ऊपर जाके -1 A -1, तो वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र भी क्या निकल के आया? ml2 T-3 A -1। और ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखो इसके आगे का जो अगला टॉपिक है, 1 वोल्ट की परिभाषा। अब 1 वोल्ट की जो परिभाषा है, अब चूंकि वोल्ट बेटा विभव का भी मात्रक है और वोल्ट विभवांतर का भी मात्रक है, तो हम इसकी 2 परिभाषाएं दे सकते हैं। पहली वैद्युत विभव से और दूसरी वैद्युत विभवांतर से। कैसे? देखो हम पहली जो परिभाषा लिखने जा रहे हैं वो किससे लिखने जा रहे हैं? वैद्युत विभव से। वैद्युत विभव से देखो कैसे लिखेंगे वैद्युत विभव से इसकी परिभाषा। तो वैद्युत विभव का सूत्र अभी बेटा B बराबर क्या लिखा था? W अपॉन Q0 से यदि Q0 बराबर क्या लिख लें? 1 कूलाम। जो आवेश है Q0 वो कितना ले लें? 1 कूलाम, तथा जो कार्य W है वो कितना ले लें? 1 जूल। कितना ले लें? 1 जूल। तब बताओ बेटा इस फॉर्मूले से B बराबर कितना होगा? W भी 1 है और Q0 भी 1, तो 1/1 1, और ये जूल प्रति कूलाम, जिसको हमने अभी क्या कहा था? वोल्ट। जिसको हमने क्या कहा था? वोल्ट कहा था। तो अब परिभाषा इसकी लिखने के लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो, इसमें Q0 क्या है? कोई धनावेश, और W क्या है? उस धनावेश को, ये चूंकि वैद्युत विभव है तो उस धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या है? कार्य है। तो अब जरा देखो परिभाषा, Q0 क्या है? धनावेश। W क्या है? अनंत से इस धनावेश को या इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और V उस बिंदु पर क्या है? वैद्युत विभव। तो परिभाषा देखो कैसे लिखोगे। यदि हम कितना धनावेश ले लें बेटा? 1 कूलाम, और उस 1 कूलाम धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं और लाने में कार्य कितना करना पड़े? 1 जूल। तब उस बिंदु का जो वैद्युत विभव है वही क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अतः यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो बेटा?
एक जूल हो। देखो अभी यहां तक लिखा है, यदि एक कूलाम धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, एक जूल, तब उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट हो, तब उस बिंदु का वैद्युत विभव यहां लिख लेते हैं, इसका जो है यहां लिख लेते हैं 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ये वैद्युत विभव की, ये 1 वोल्ट की परिभाषा हुई किसकी सहायता से, वैद्युत विभव की सहायता से। अगर यही परिभाषा हम किससे लिखना चाहें, दूसरी परिभाषा इसकी, अगर कहा जाए वैद्युत विभवांतर की सहायता से 1 वोल्ट को परिभाषित करो, तब वैद्युत विभवांतर से। देखो दोनों लिखने की जरूरत ये है, इसलिए है, अगर जनरली आपसे कहते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो, तो चाहे तो आप वैद्युत विभव से लिख लो, चाहे वैद्युत विभवांतर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे वैद्युत विभव की परिभाषा पूछी है और उसके साथ 1 वोल्ट को परिभाषित करने को कहा है, तो वैद्युत विभव की सहायता से करो। और अगर वैद्युत विभवांतर के साथ 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी है, तो आपको वैद्युत विभवांतर की सहायता से परिभाषित करना होगा। इसलिए हम दोनों परिभाषाएं लिखेंगे। तो जरा ध्यान दो, वैद्युत विभवांतर से हमने अभी डेल्टा V बराबर क्या पढ़ा था, W/Q0। तो अगर फिर से बिल्कुल वैसे ही परिभाषा, यदि Q0 बराबर कितना, 1 कूलाम, यानी कि जो धनावेश है Q0 वो कितना ले ले, 1 कूलाम, तथा W का मतलब बेटा यहां अनंत से किसी बिंदु तक का कार्य था, यहां ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। अगर हम कहें ये कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तब उन बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर डेल्टा V है वो कितना होगा, W का मान 1, Q0 का मान भी 1, तो 1/1 कितना हुआ, 1 ही तो हुआ, और विभवांतर है तो किस में आएगा, वोल्ट में। तो अब अगर हम इसकी परिभाषा लिखें यहां से, तो ध्यान दो, अगर हम कितना धनावेश लें बेटा, 1 कूलाम, और इस 1 कूलाम धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करें, 1 जूल, तब उन बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर है वही क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो लिख लेते हैं परिभाषा, अतः यदि 1 कूलाम धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अतः यदि 1 कूलाम धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो बेटा, 1 जूल हो, 1 जूल हो, तब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। तब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये परिभाषा हो गई, क्लियर है इतनी बात। अब देखो बेटा अगला टॉपिक हमारा, तो अब हम बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, ये यहां एक बिंदु आवेश रखा है, मान लो +Q, ठीक। अब इस आवेश के चारों ओर क्या होगा बच्चों, इसका वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र में इससे मान लो कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ये यहां R दूरी पर एक बिंदु A ले लिया, और इस बिंदु A पर ही क्या ज्ञात करना चाह रहे, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव किसी बिंदु पर, अभी तो हमने देखा था क्या था बेटा,
V बराबर फॉर्मूला क्या था, W अपॉन क्यू जीरो। यानी कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो पहले एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो को कहाँ रखें, अनंत पर, और उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर उस बिंदु तक लाएं जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव। फिर बेटा वहां तक लाने में किया गया क्या निकालें, कार्य, और उस कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात निकाल लें। यानी कि उस कार्य W को अगर इस परीक्षण आवेश क्यू जीरो से भाग कर दें तो क्या उस बिंदु पर विभव ज्ञात हो जाएगा। तो यही तो करने वाले हमें। हम क्या करेंगे, अगर ए पर हमें विभव चाहिए तो एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे। अनंत का मतलब बहुत दूर बिंदु ए से। तो अब ऐसा करते हैं, इससे ए से एक बहुत दूर बिंदु, बहुत दूर अनंत ले लेते हैं, यहां कहीं ये अनंत है। अब किसी धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो को हमें अनंत से ए तक लाना है। अब अनंत से ए तक लाने में किया गया क्या निकालना होगा, सबसे पहले कार्य, और कार्य निकालेंगे बेटा समाकलन की सहायता से। अब समाकलन की सहायता से कैसे निकालते हैं, समाकलन की सहायता से अगर अनंत से ए तक का कार्य चाहिए तो पहले बीच में कोई एक थोड़ा सा विस्थापन लें, और उस थोड़े से विस्थापन में किया गया क्या निकालें, कार्य, और कुल कार्य निकालने के लिए हम बेटा उसका क्या करते हैं, समाकलन, और फिर जहां से जहां तक का कार्य चाहिए वो लिमिट लगाते हैं। क्या ये बात आपने 11th में पढ़ी होगी, जैसे आपने ऐसे समझा होगा, ये ए है, एक बिंदु V है। अब किसी वस्तु को बल F के द्वारा हम ए से बी तक ले जा रहे हैं। अगर ए पर विस्थापन कितना है, x1, और बी पर विस्थापन कितना है, x2, और ए से बी तक का कार्य चाहिए, तो हम पहले क्या करते थे, यहां बीच में एक छोटा सा विस्थापन लेते थे dx, और इस dx में किया गया कार्य dw निकालते थे थोड़ा सा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल कितना F, वास्तव में बल गुणा विस्थापन में याद रखना बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो बल कितना है F, और इसकी दिशा में मान लो विस्थापन कितना है dx। तो ये तो सूक्ष्म कार्य हो गया। और कुल कार्य निकालने के लिए ये जो सूक्ष्म कार्य होता था इसका क्या करते थे, समाकलन, और जहां से जहां तक का कार्य चाहिए वो लिमिट लगाते थे। जैसे हमें x1 से x2 तक का चाहिए तो x1 से x2 तक लिमिट लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम आज भी निकालने वाले हैं। कैसे, जरा ध्यान दो, समझो बेटा कैसे निकालेंगे कार्य। तो हम क्या करते हैं, बीच में हमने मान लो एक बिंदु B ले लिया, और मान लो धन परीक्षण आवेश बिंदु B पर रखा है। अब हम इसे B से C तक, यहां ये बिंदु C ले लिया, थोड़ी सी दूरी B और C के बीच की, मान लो यहां से यहां तक ये dx है, dx दूरी विस्थापित करेंगे, और dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब बात आती, बोले सर कार्य करना क्यों पड़ेगा, तो जरा ध्यान दो, ये Q0 यहां रखा है, ये प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस का, और ये धन परीक्षण आवेश भी प्लस का लेते हैं, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो अगर Q के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F मान लें तो वो इसे प्रतिकर्षित करेगा, और यानी कि किधर की ओर बल लगेगा, ये बाहर की ओर F। अब सबसे पहले तो इस बल F को निकालेंगे। अब ये बल इस Q0 को किधर खींच रहा है, बाहर की ओर, और हम किधर ला रहे हैं, A की ओर। तो इस बल के विरुद्ध ये जो वैद्युत बल लग रहा है, क्या इस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें अनंत से ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य निकालेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये जो बिंदु B है ये प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, इसकी दूरी x सही है यहां, और B से C तक का जो सूक्ष्म विस्थापन है वो कितना है, dx। तो सबसे पहले अगर B से C तक लाने में किया गया कार्य चाहिए तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन तो पता है B से C तक का dx है। तो सबसे पहले B पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या निकाले, बल निकाले। क्या निकाले, बल। ए दे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहां, ए दे परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर रखा हो तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल
तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल। अरे भाई सबसे पहले बल निकालोगे तभी तो बल की सहायता से कार्य निकलेगा। तो अब बल निकालो। बल कैसे निकाले? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या था? ये एक आवेश Q1 हो और दूसरा आवेश क्या हो? Q2, और अगर r दूरी पर ये किसी ऐसे माध्यम में रखे हो जिसका परावर्तांक k है, तो कूलाम के नियम में आपने पढ़ा था इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। ये तो नियतांक था, आना ही आना है। ये Q1 और Q2 है तो बेटा ऊपर Q1 Q2, और अगर बीच की दूरी r है तो अपॉन में r स्क्वायर। अपॉन में कितना हो गया? r स्क्वायर। यही नियम जरा देखो यहां लगा दो बेटा। तो F बराबर, यहां अगर बल का मान निकालें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। ये तो नियतांक है तो लगाई दो यहां। अब जरा देखो यहां Q1 और Q2 थे, हमें Q और Q0 के बीच बल चाहिए। तो Q1 की जगह क्या है? Q, और Q2 की जगह क्या है? Q0। तो ये तो बेटा Q और Q0 हो गया। अपॉन में क्या इनके बीच की दूरी x है? तो अपॉन में कितना हो गया बेटा? x स्क्वायर। अब ये बल जो है इस परीक्षण आवेश को किधर धक्का दे रहा है? A से बाहर की ओर। तो इस बल के विरुद्ध हम B से C तक थोड़ी सी दूरी विस्थापित करें dx, और इसमें किया गया थोड़ा सा कार्य निकालें। तो अब क्या करें? इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश Q0 को B से C तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य। अब आपको पता होना चाहिए कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। हम लिख तो लेते हैं बेटा केवल कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, लेकिन हमें दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वास्तव में जो विस्थापन है वो बल की दिशा में लिया जाता है। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब कुल कार्य को W से लिखते हैं। यहाँ तो अभी थोड़ा सा कार्य है B से C तक का, तो ऐसा करो बेटा इसको DW से लिख लो। किससे लिख लो? DW से। तो DW बराबर बल कितना लग रहा है भैया इस पे? देखो F, अच्छा, गुणा विस्थापन कितना है इसका? dx। लेकिन फिर दिक्कत एक आ गई, विस्थापन चाहिए होता बल की दिशा में। अब बल किधर की ओर है? ये देखो इधर बाहर की ओर ऐसे, और विस्थापन किधर की ओर है? एक की ओर। तो क्या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में है? कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो अगर इधर की ओर dx है, तो अगर इसकी इस दिशा बल की दिशा में लेना चाहें तो इसका मान कितना ले सकते हैं? -dx। अरे भाई विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा के लिए काय का चिन्ह लेंगे? माइनस का चिन्ह। तो विस्थापन है तो dx, लेकिन हम कितना लेंगे? -dx। कितना लेंगे बेटा? -dx। अब जरा आगे देख लो, तो हमारा dw बराबर चल रहा है f। f का मान अभी कितना निकाला हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q Q0, और अपॉन में क्या चल रहा था? x स्क्वायर। अब यहाँ था -dx, तो dx लिख लेते हैं, और माइनस ये यहाँ हमने पहले लगा दिया है। -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये तो सूक्ष्म कार्य हुआ, लेकिन हमें कुल कार्य कहाँ से कहाँ तक का चाहिए? अनंत से a तक का। तो अब कुल कार्य निकाल लेते हैं। अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु, कहां विभव चाहिए? A पर। तो A तक लाने में किया गया कार्य निकाले। अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। देखो बेटा किया गया कुल कार्य W बराबर, तो अभी सूक्ष्म कार्य हमने कितना निकाला? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और ये Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू में चल रहा है dx। अगर कुल कार्य चाहिए तो इसका क्या करें? समाकलन। और जहां से जहां तक का कार्य चाहिए क्या वो लिमिट लगा दे? लगा दो भाई। कहां से कहां तक का चाहिए? अनंत से a तक का। अब कुछ वाला कहेंगे सर ऐसा करो अनंत से a तक लिमिट लगा दो।
अरे भाई बिंदु की लिमिट थोड़ी लगानी है, लिमिट किसकी लगानी है, विस्थापन की। तो अनंत कितनी दूरी पर, अगर हम अनंत की पूछे तो अनंत की तो दूरी तो क्या मानते हो, अनंत, ये तो ठीक है अनंत दूरी पर, तो अनंत से लाना शुरू करें। हम ला कहाँ रहे हैं, बिंदु ए तक। ए की दूरी कितनी है, आर। इस आदेश से एक ही दूरी कितनी है, आर। मतलब हम कह सकते हो अनंत दूरी से कितनी दूरी तक ला रहे हैं, आर दूरी तक। अनंत दूरी से कितनी दूरी तक, आर तक। तो अनंत से आर तक अगर कार्य चाहिए तो लिमिट अनंत से लेके कहाँ तक लगाएंगे, आर तक। बस यही तो बात समझने की थी। तो लिमिट अनंत से कहाँ तक लगा दी बेटा, आर तक। अब देख लो, सॉल्व कर लो। अब समाकलन का एक रूल होता है, अगर समाकलन में कहीं कोई नियतांक है तो हम उसको समाकलन से तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, उसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा देखो, माइनस तो निकाल ही लो भाई। क्यू क्यू जीरो आवेश दोनों निश्चित है, ठीक है ना, नियतांक है, इनको बाहर ले लो। क्यू क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के तो है ही नियतांक, इसको बाहर ले लिया। समाकलन लिमिट चल रही है अनंत से आर, बचा क्या, -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, क्यू क्यू जीरो सब बाहर आ गया, तो क्या बचा बेटा, 1/x² इंटू चल रहा है dx। बस इसी को सॉल्व करना है। अब आगे की प्रक्रिया हमारी यही है बेटा। तो W बराबर ये बाहर -q जीरो और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, तो ऐसा ही चल रहा है। ये समाकलन लिमिट अनंत से हमारी कहाँ तक चल रही है बेटा, आर तक। अब ये जो 1/x² है, इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे x की घात 2 है, क्या ऊपर जाके बेटा -2, ऊपर जाके कितनी हो गई, -2, तो -2 लिख लो। x की घात -2 लिख लेते हैं इंटू में, ठीक है ना, x², ऊपर जाके x की घात -2 इंटू dx। ऐसा करो, अब समाकलन समझ लो। समाकलन x की घात n dx क्या होता है बेटा, x की घात n dx का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन में भी n+1। यानी कि अगर x की घात n का समाकलन करना है तो जो घात है उसमें 1 जोड़ दो और वो पूरी घात अपॉन में ले आओ, तो वही कर दिया हमने यहाँ। तो W बराबर -q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। अब समाकलन करने के बाद ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, x की घात -2, तो फॉर्मूला क्या है, n+1, तो n की जगह क्या है, -2 + 1 और अपॉन में पूरी घात आ जानी यही, -2 + 1, और लिमिट वही चल रही है अनंत से आर तक। तो W बराबर क्या आया, ये -q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। ये देखो, x की घात -2 + 1, -2 + 1 क्या बेटा, -1 हो गया। तो x की घात कितनी हो गई, ऊपर -1, अपॉन में भी -2 + 1 है, तो ये भी -1 हो गया। और लिमिट वही चल रही है अनंत से आर तक। लिमिट वही कितनी चल रही है, अनंत से आर तक। अब देखो, W बराबर, इस -1 को बाहर ले ले, माइनस को माइनस बाहर ले ले, माइनस क्या हो गया, प्लस, तो बाहर क्या बचा, केवल q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। अब ऐसा करो, यहाँ केवल x की घात जो -1 है, ये -1 तो बाहर आ गया, तो -1 प्लस x की घात -1 नीचे आके +1, तो +1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब नीचे x आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख सकते, 1/x। और लिमिट वही चल रही है अनंत से आर तक। लिमिट वही क्या चल रही है, अनंत से आर तक। आगे देखो बेटा यहाँ, तो W बराबर हमारा जो है, W बराबर ये q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, ऐसा ही। अब जरा लिमिट अप्लाई करो बेटा, ये q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, ऐसा ही। लिमिट कैसे लगाते हो, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर बीच में चिन्ह माइनस, फिर कौन सी लिमिट, नीचे वाली, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, यानी कि x की जगह सबसे पहले क्या रखें, r, तो क्या आएगा 1/r, फिर बीच में चिन्ह बेटा माइनस, फिर x की जगह लिमिट क्या रखोगे, नीचे वाली, यानी कि अनंत, तो 1/r, फिर -1 अनंत। तो ये लिमिट लगाने के बाद हमारा पहली लिमिट ऊपर वाली r है, तो 1/r, माइनस नीचे वाली लिमिट अनंत है, तो 1/अनंत हो गया। क्या 1/अनंत का मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। तो W बराबर कितना हो गया, q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और इनटू में क्या बचा, 1/r। भाई 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। W बराबर, ऐसा करो, इसे थोड़ा कायदे से लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के नियतांक अलग लिख लो,
और इनटू में क्या है, ऊपर बचा क्यू क्यू जीरो और इसके अपॉन में लिख लो आर। ये 1/4πε0 के अलग लिख लिया और ये क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन आर लिख लिया। ये अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया क्या आ गया बेटा, कार्य आ गया। अब हमें चाहिए क्या, लेकिन बिंदु ए पर वैद्युत विभव। तो अगला काम हमारा यही तो है बेटा, अतः बिंदु ए पर वैद्युत विभव वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था बच्चों भाई, क्या बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो जरा डब्ल्यू रखो, डब्ल्यू तो अभी निकाल लिया हमने, कितना है 1/4πε0 के, और ये क्यू क्यू जीरो अपॉन में क्या है बेटा आर। ये तो किसका मान रखा है अभी हमने, डब्ल्यू का, किसका मान रखा है डब्ल्यू का, और अपॉन में क्या है क्यू जीरो। क्या बेटा क्यू जीरो से क्यू जीरो तो गया भाई, तो बी बराबर क्या आ गया 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर। यही तो क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र है, लेकिन ये तब है जब आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैतांक के हो। और अगर यही आवेश कहाँ रखा हो, निर्वात या वायु में, तो बेटा निर्वात या वायु के लिए के बराबर कितना होता है 1। इतनी तो बाहर रट गई होगी पहले चैप्टर से आपको, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1। तो फिर बी बराबर क्या हो गया 1/4πε0। के की जगह 1 रखोगे और 1 से गुणा भाग करने पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनटू में क्यू अपॉन आर। ये वैद्युत विभव का सूत्र आ गया। और अगर कोई कहे मात्रक क्या है, तो मात्रक आप निकाल चुके हैं बोल्ट में। ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला हुआ। अब देखो बेटा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो हम ये एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसे हमने क्या नाम दिया, ए वी। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय होता है जिसमें दोनों आवेश बराबर लेकिन कैसी प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ दोनों आवेश बराबर होंगे, अगर ये Q है तो ये भी Q, लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी कि अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो मान लो इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है, 12 है। हम 12 से ही लिखते थे बीच की अल्प दूरी। अब अगर इसका मध्य बिंदु, बेटा वैद्युत द्विध्रुव में सभी दूरियां इसके मध्य बिंदु से मापते हैं, तो ये मध्य बिंदु इसका O हो गया। अगर ये मध्य बिंदु है तो O से A तक ये 12 की आधी L हो गई, और ये O से B तक भी L हो गई। अब हमें इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अक्षीय का मतलब क्या है, इसके ये जो -Q और +Q को, ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को आगे बढ़ा दो बेटा। ये इसकी क्या होती है, अक्ष। और इस अक्ष पर यहां अगर कोई बिंदु P ले ले तो यही इसकी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और इस पर ही हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब दूरियां सभी कहां से मापते हैं, मध्य बिंदु से। तो मान लो ये जो मध्य बिंदु O है, इससे इस बिंदु जो P है इसकी दूरी कितनी है, R। तो R दूरी पर हमने ये अक्षीय स्थिति में बिंदु P ले लिया है, और इस पर ही हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब वैद्युत विभव पहले किसके कारण निकालोगे बिंदु P पर, +Q के कारण। तो अगर +Q के कारण निकालना है तो इस +Q से भी हमें बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। अब ये कितनी होगी, जरा चित्र से समझ लो बेटा। ये कितनी है, R, और हमें यहाँ तक की चाहिए। तो इस R में से, टोटल R में से ये जो बची हुई एक्स्ट्रा L है, ये क्या कर दें, माइनस। ये कितना हो गया, R - L। अब ऐसे ही -Q के कारण जब P पर विभव निकालेंगे तो -Q से P की हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। वो कितनी चित्र में आपको साफ नजर आ रही होगी। R ये है बेटा, और L ये और एक्स्ट्रा है, तो कुल कितनी हो गई, R + L। अब अगर बिंदु P पर हमें परिणामी विभव चाहिए तो पहले +Q के कारण P पर निकालें, फिर -Q के कारण निकालें, और फिर परिणामी निकालने के लिए हम दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। देखो V1 से लिख लेते हैं बेटा प्लस Q के कारण। तो एक अकेला आवेश अगर Q हो और उससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो वहां वैद्युत विभव का, इससे पीछे अभी डेरिवेशन किया था हमने, क्या था बेटा, B बराबर 1/4πε0, और अगर माध्यम है तो K ले लो, 1/4πε0 K, Q आवेश से R दूरी पर था बेटा Q/R। अब एक चीज याद रखना, ये जो विभव है ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसमें जो आवेश होगा वो चिन्ह सहित लेंगे। चिन्ह सहित का मतलब चिन्ह के साथ, यानी कि प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, क्योंकि यहां परिणामी निकालने के लिए बीजगणित योग यानी कि चिन्ह के अनुसार योग होगा। क्लियर है इतनी बात? तो V1 बराबर 1/4πε0 K, ये तो नियतांक है, नहीं आना, किसके कारण? प्लस Q के कारण। तो प्लस लगाओ ना लगाओ, Q लिख दो, कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है। Q/R की जगह इस प्लस Q से दूरी कितनी है P की? R-L, यही वाला सूत्र लगाया, तथा -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। ऐसा करो बच्चों, इसको लिख लो बेटा V2 से। तो V2 बराबर 1/4πε0 K, ये तो नियतांक है भाई, आना ही आना है, ठीक है ना। अब जरा देखो आवेश कितना है? -Q। अब चिन्ह सहित लोगों क्योंकि विभव आदेश राशि है, तो -Q है तो माइनस ही ले लो, अपॉन में R। तो R की जगह -Q से बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा? R+L। तो ठीक है, R+L। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। अब परिणामी विभव निकालने के लिए V बराबर क्या करें? ये जो प्लस Q के कारण V1 और -Q के कारण V2 आया है, दोनों का योग कर दो, यानी कि V बराबर V1 + V2। V बराबर कितना आ गया? V1 + V2। इसके आगे का देखो, तो V बराबर, अब V1 V2 की वैल्यू रख दो यहां से। V1 का मान कितना है? 1/4πε0 K, और ये है Q/R-L, प्लस V2 का मान 1/4πε0 K, और इंटू में है -Q, और अपॉन में क्या है? R+L, R+L। तो V बराबर, क्या ऊपर दोनों में Q है तो दोनों में से Q कॉमन ले सकते हैं, Q कॉमन ले लिया, अपॉन में 4πε0 K पहले पद में भी है और दूसरे में भी है, तो दोनों में से बाहर निकाल लो, 4πε0 K बाहर। अब बचा क्या वो देख लो, यहां से Q/4πε0 K कॉमन, तो 1/R-L, 1/R-L। ये प्लस माइनस, पहले तो माइनस हो गया, पहले तो क्या हो गया? माइनस। ये इसका -Q आवेश है, यहां लिख देता हूं, ठीक। अब देखो ये यहां से क्या बचा? प्लस माइनस माइनस हो गया, Q/4πε0 के कॉमन 1/R+L। इसे सॉल्व कर लेते हैं। B बराबर Q/4πε0 K, 4πε0 K, ये जब एलसीएम लोगे R+L से यहां गुणा हुई, R+L माइनस R-L यहाँ पहुंचेगा। जब R-L पहुंचेगा तो इस माइनस की वजह से माइनस प्लस, ये माइनस हो गया R, और ये माइनस माइनस प्लस का L हो गया, और अपॉन में R-L इंटू R+L, क्या R²-L², जैसे मैथ में पढ़ा होगा A-V इंटू A+V, क्या A² - V²। ऐसे ही बेटा R-L इंटू R+L क्या हो गया? R²-L²। अब ये देखो प्लस R से माइनस R कैंसिल, तो B बराबर क्या बचा? ये 1/4πε0 K, ऐसा ही लिख लो, नियतांक को अलग। ऊपर क्या है? Q, और ये L+L क्या हो गया? 2L, और अपॉन में क्या चल रहा है? R² - L², R² - L²। अब इसमें Q गुणा 2L क्या है? Q गुणा 2L क्या है? क्या वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P से लिखते थे? P
P बराबर हमने पढ़ा था बेटा फर्स्ट चैप्टर में Q गुणा 2L, तो Q गुणा 2L की जगह क्या रख सकते हैं? P। क्या रख सकते हैं? P। तो B बराबर फिर हमारा फाइनली क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और अभी जो यहाँ Q गुणा 2L था वो P हो गया, और अपॉन में चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तो अभी फॉर्मूला आया। अब यदि चूंकि आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी बहुत क्या होती है? अल्प। अल्प का मतलब ये बीच की दूरी जो 2L है वो बहुत कम होगी, और R इसकी अक्षीय स्थिति में हम दूर बिंदु ले सकते हैं, मतलब जो R का मान है वो L की तुलना में बहुत अधिक होगा, या कह दो L का मान R की तुलना में बहुत क्या होगा? कम। और बेटा बहुत अधिक की तुलना में बहुत कम को नगण्य मानकर या कह दो जीरो मानकर हम छोड़ देते हैं। जीरो मानकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो यही करने वाले हैं हम। यदि L इज लेस देन R हो तब L स्क्वायर की तुलना में R स्क्वायर को तब L इज लेस देन R, तो बहुत कम कौन है? L। बहुत ज्यादा कौन है? R। तो R स्क्वायर की तुलना में किसे छोड़ेंगे? L स्क्वायर को। तब R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को क्या करने पर? छोड़ने पर। छोड़ो, तो B बराबर देखो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये P अपॉन हमने किसे? L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जीरो मान के, तो क्या बचा? केवल P अपॉन आर स्क्वायर। यही तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है। लेकिन ये तब है जब वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावर्तनांक कितना है? K है। जिसका परावर्तनांक कितना है? K है। अगर ये रखा हो निर्वात या वायु में, बेटा किस में रखा हो भाई? निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु के लिए जो परावर्तनांक K है वो कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो फिर B बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मान बन रखेंगे और 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इनटू में बाकी ऐसा ही P अपॉन आर स्क्वायर। P अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में हुआ? अक्षीय स्थिति में। अगला हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए वी। एक सिरे पर इसके माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश। ये मध्य बिंदु इसका ओ हो गया, तो ये एल, ये एल, कुल दूरी 2L लेते हैं। अब इसकी कौन सी स्थिति लेनी? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब मध्य बिंदु से जाने वाली ये लंबवत रेखा ले लें, ये इसकी निरक्षीय रेखा हो गई। इस पर अगर कोई बिंदु P ले लें तो ये निरक्षीय स्थिति में है, और मान लो मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। ये बिंदु P ले लिया, यहाँ विभव निकालना है। फिर से वही तरीका, पहले प्लस क्यू के कारण फिर माइनस क्यू के कारण, दोनों का बीजगणितीय योग यानी कि चिन्ह के अनुसार योग कर दो। तो प्लस क्यू के कारण अगर बिंदु P पर विभव चाहिए तो क्या प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी R पता होनी चाहिए? अब ये आर है, ये एल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या इसका मान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाना है बेटा? ऐसे ही माइनस क्यू के कारण पी पर विभव चाहिए तो माइनस क्यू से भी तो पी की दूरी पता होनी चाहिए। यहां भी वही बात है, ये आर है, ये एल है, तो ये लंब और आधार मान लो, ये कर्ण हो गया, पाइथागोरस पर में लगाओगे तो ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। क्या करो सबसे पहले अब प्लस क्यू के कारण निकाल लो, फिर माइनस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो आना ही नहीं था। आवेश कितना है? Q अपॉन में R, Q अपॉन R। तो R की जगह क्या है? ये देखो, प्लस Q से बिंदु P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तथा बिल्कुल ऐसे माइनस क्यू के कारण निकाल लो, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव B2 से लिख लेते हैं। B2 बराबर 1/4πε0 के, तो फिर आने ही आना है, लेकिन इस बार आवेश कितना है, -q, दूरी उससे भी वही है, √r² प्लस l²। ठीक है, तो B2 बराबर क्या हो गया, पहला तो माइनस को बाहर ले लो, यहाँ माइनस बाहर, 1/4πε0 के, और ऊपर है q अपॉन में √r² प्लस l²। अब निकाल लो परिणामी, अब क्या निकाल लो, परिणामी। देखो कैसे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव देख लो बेटा, V बराबर कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2, B बराबर B1 B2 आपके सामने, B1 का मान रख दिया कितना, 1/4πε0 के, और ये Q अपॉन √r² प्लस l² प्लस l² प्लस l²। अब B2 का मान यहाँ रख देता है तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस, ये देखो B2 का मान माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ लिख देता हूँ 1/4πε0 के, बाकी तो वही है Q अपॉन √r² प्लस l²। देखो बेटा साफ साफ नजर आ रहा होगा, B1 B2 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो प्लस से माइनस कैंसिल, B बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है वो कितना होता है, 0 होता है। आगे देखो बेटा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। अब देखो आगे, अगला टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता। क्या है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, जरा देखो। अब विभव की बात करें तो V व्युत्क्रमानुपाती किसके था, R के। यानी कि जैसे ये कोई अगर +q आवेश रखा है तो इस +q आवेश से R दूरी पर जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव यहाँ A पर, फिर आगे और जाएं B पर, और आगे जाएं C पर। जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या विभव कम होगा, या जैसे जैसे पास आएंगे विभव बढ़ेगा। यानी कि दूरी के साथ विभव में क्या होता है, परिवर्तन। और अगर दूरी के साथ ये विभव परिवर्तन की दर, दर का मतलब किसी में भी परिवर्तन की दर का मतलब है उसमें होने वाला परिवर्तन कितने समय में, एकांक समय में। कितने समय में, एकांक समय में। तो ये दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर है, सॉरी एकांक समय में नहीं, दूरी के साथ ले रहे हैं, तो कितने में, एकांक दूरी में। किसमें, एकांक दूरी में। तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर का मतलब है एकांक दूरी में विभव में होने वाले परिवर्तन को हम बेटा क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो परिभाषा अगर हम इसकी लिखना चाहें सीधे सीधे तो लिख सकते हैं, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसका फार्मूला कैसे निकालें। मान लो दो बिंदु डेल्टा x दूरी पर है, जैसे ये यहाँ A और B डेल्टा x दूरी पर है, तो यहां से यहां तक जाने में विभव में कुछ परिवर्तन होगा। मान लो विभव में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा B। तो डेल्टा x दूरी में अगर मैं कहूं विभव में परिवर्तन कितना है, डेल्टा B, तो एकांक दूरी में कितना होगा, डेल्टा B अपॉन में क्या पहुंचेगा, डेल्टा x। तो एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा B अपॉन डेल्टा x। यही तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, और इसको ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। यानी कि अगर हम विभव प्रवणता का फॉर्मूला लिखें तो विभव प्रवणता बराबर क्या हुआ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। विभव प्रवणता बराबर हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यहां से अगर आपसे इसका मात्रक पूछें तो डेल्टा B क्या है, विभव में परिवर्तन, या कह दो विभवांतर। उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति डेल्टा x का क्या है, दूरी। दूरी है तो मात्रक क्या है, मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। और अगर हम कहें इसका विमीय सूत्र निकाल लो, क्या निकाल लो, विमीय सूत्र। तो डेल्टा B बराबर, डेल्टा B का W अपॉन Q से निकाला था हमने, W का ml2 t-2, ml2 t-2, और अपॉन में आवेश का क्या था, AT। निकाल लो बेटा, ml2 t-2 भाई डेल्टा B बराबर क्या होता है, W अपॉन Q।
अभी तो पीछे निकाला था, ml2 t-2 और आवेश का क्या है at। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये ml2 t नीचे 1 ऊपर जाके -1 वो -2 है तो -3 और a नीचे 1 है ऊपर जाके -1, तो ये हमने विभवांतर का रख दिया ml2 t-3 a-1 अपॉन में डेल्टा x दूरी है, दूरी का l, तो कुछ नहीं, एक l से एक l कैंसिल हो गया तो बस वो क्या हुआ, ये ml2 तो जो था वो ml बचा, ml t-3 a-1 ये हो गया। अब एक चीज और काम की बात, ये जो विभव प्रवणता है ये हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये जो विभव प्रवणता है ये हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि। अब जब सदिश राशि है तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होनी चाहिए, तो परिमाण तो ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और हम किसकी बात कर रहे हैं, दिशा। तो इसकी जो दिशा है वो हमेशा निम्न विभव से, किधर से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न का मतलब कम विभव से, उच्च का मतलब अधिक की ओर। यानी कि अगर दो बिंदुओं के बीच हम विभव प्रवणता की दिशा की बात करें तो वो कम विभव से किधर की ओर होगी, अधिक विभव की ओर, या कह दो निम्न विभव से किधर की ओर होगी, उच्च विभव की ओर। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, अब हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता बेटा दूरी के साथ विभव में परिवर्तन यानी कि विभवांतर कोई तो प्रदर्शित करती है, तो विभवांतर में भी संबंध कह सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये समझो जरा, फटाफट ध्यान दें। ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ कहीं रखा है, इसके चारों ओर क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र। मान लो इसके वैद्युत क्षेत्र ई में हमने कोई दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु क्या ले लिया ए, और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया बी, जिनके बीच की दूरी मैं कह रहा हूं डेल्टा एक्स है। क्या है? डेल्टा एक्स। अब कोई धन परीक्षण आवेश Q0 मान लो ए पर रखा है, तो ये प्लस क्यू आवेश धन परीक्षण आवेश इस Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, किधर की ओर, बाहर की ओर, F। आइए F बराबर मान कितना होगा, कोई बता सकता है? F बराबर अगर यहां वैद्युत क्षेत्र E है, अगर यहां वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, तो ये जो यहां जो बल लग रहा है इस बल का मान कितना होगा, F बराबर बेटा अगर Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में हो तो F बराबर Q0 इंटू ई। अरे E बराबर F अपॉन Q0 होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होगी, E बराबर F अपॉन Q0, तो यहां से F बराबर Q0 इंटू ई। अगर Q0 आवेश E वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर जो यहां बल लगेगा वो F बराबर कितना होगा, Q0 ई। तो अब इस पर जो ये बल है ये प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर। हम इसे अंदर की ओर यानी कि ए से बी तक लाएं, तो ए से बी तक लाने में इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य निकालेंगे हम यहां, उसकी सहायता से ही हमारा ये संबंध यहां ज्ञात होगा। अब अच्छा एक चीज समझ लो, इन दो बिंदुओं में अगर मैं बात करूं विभव किसका ज्यादा होगा, ये देखो बिंदु पास में, ये दूरी अधिक है, और विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। तो अगर मैं यहां विभव कितना लूं, बी, यहां कितना लूं, बी, तो यहां कितना होगा, v माइनस डेल्टा बी, बी माइनस डेल्टा बी, कुछ कम हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, कम। मान लो डेल्टा बी कम हो गया, तो इन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना हो गया, डेल्टा बी। या चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, अगर इसका बी ले, इसका क्या ले, बी, तो यहां पास में आ गए तो दूरी कम हुई, तो यहां कुछ बढ़ेगा, मान लो डेल्टा बी बढ़ा, तो अगर इसका बी ले तो इसका बी प्लस डेल्टा बी ले सकते हैं। बस इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, डेल्टा बी है, वो कितना है, डेल्टा बी, डेल्टा वी। अब जरा देखो Q0 आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, आपको पता है बेटा कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य को W से लिख लेते हैं। बल कितना लग रहा है इस पर, Q0 पर F लग रहा है, F
गुणा विस्थापन बल की दिशा में, लेकिन बल किधर है? बाहर। विस्थापन किधर है? अंदर। मतलब विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में तो माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी कि माइनस डेल्टा एक्स ले सकते हैं। तो W बराबर ये माइनस को ऐसा करो, पहले लिख लो, यहां लगा लो। F का मान कितना है? Q0 इंटू ई, और इंटू में क्या चल रहा है? डेल्टा एक्स। ये W ऐसा ही, इस Q0 को इधर ले आओ, क्या अपॉन में आ गया? W अपॉन Q0 बराबर माइनस का ये E, ये माइनस बचा, E बचा, और इंटू में डेल्टा एक्स। परंतु ये W अपॉन Q0 क्या है? W क्या है? परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में A से B तक लाने में किया गया कार्य, और Q0 वही आवेश है, तो कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहेंगे? और विभवांतर को किससे लिखा है? डेल्टा बी से। किससे लिखा है? डेल्टा बी। तो W अपॉन Q0 क्या हमारा डेल्टा बी के बराबर है? जो डेल्टा बी है क्या? A तथा V के बीच विभवांतर, A तथा B के बीच विभवांतर। अतः जो हमारा W अपॉन Q0 था वो कितना हो गया? डेल्टा बी। डेल्टा बी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अगर मैं आपसे कहूं यहां से E बराबर बताओ, तो ये पहला तो E बराबर माइनस इधर आया तो माइनस डेल्टा बी, और ये डेल्टा एक्स लाओगे तो इसके कहाँ पहुंचेगा? अपॉन में। E बराबर माइनस डेल्टा बी, और डेल्टा एक्स अपॉन में पहुंचा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर थ्योरेटिकली लिखो, क्या लिख सकते हो? E क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये माइनस SI, माइनस SI। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? अभी तो देखा था, विभव प्रवणता। क्या है? विभव प्रवणता। तो माइनस SI और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? विभव प्रवणता। क्या लिख सकते हैं? विभव प्रवणता। इसका मतलब क्या है? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के परिमाण यानी कि मान तो बराबर होंगे, बस दिशा विपरीत होती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता की बेटा कैसी दिशा में होती है? विपरीत दिशा में। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या? पहली बात, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के निकाय की ज्ञात की जाती है। आवेशों के निकाय का मतलब आवेशों का समूह, आवेशों का ग्रुप। अब आवेशों का ग्रुप या समूह कम से कम कितने का बन सकता है? कम से कम कितने? दो। कोई भी समूह किसी का भी बनता है तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? दो। तो सबसे पहले हम दो आवेशों के निकाय की ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो परिभाषा पहले समझ लो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? कोई भी आवेशों का निकाय बनाने के लिए उन आवेशों को हम अनंत से जिस जिस स्थिति पे रखना है वहां तक लाएं, और वहां तक लाने में किया गया क्या निकालें? कार्य। वो कार्य ही निकाय में किसके रूप में एकत्रित हो जाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे मान लो दो आवेशों का निकाय बनाना है, यहाँ एक A पर रखना है और एक B पर रखना है। तो ऐसा करो, उन दोनों आवेशों को पहले कहाँ मान लो? अनंत पर। Q1 भी अनंत पर और Q2 भी अनंत पर। तो पहले Q1 को लेके आओ। तो Q1 को लाने में यहां तक पहले समझो। देखो, जब पहला आवेश लाएंगे तो यहां कोई वैद्युत क्षेत्र तो है नहीं जो इसका विरोध करे, तो पहले आवेश को लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ये तो जीरो। अब दूसरे आवेश को जब लेके आएंगे तो पहले का जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र उसका क्या करेगा? विरोध। उस विरोध के कारण क्या हमें लाने में Q2 को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा? मान लो W2, यहाँ Q2 लाए और उसमें W2, तो कुल कार्य कितना हुआ? W बराबर W1 प्लस W2, और ये कुल कार्य जो निकल के आएगा वही इस दो आवेशों के निकाय की क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अगर तीन आवेशों का निकाय है तो तीसरा आवेश मान लो कहीं यहाँ किसी बिंदु C पे रखना था, तो तीसरा आवेश भी Q3 पहले कहाँ मानते? अनंत पे। तो अनंत से कहाँ तक लाओ? उसे C तक, और C तक लाने में इसे भी कार्य निकाल लो, मान लो W3। तो अब तीन आवेशों के निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो W बराबर कितनी होगी? W1 प्लस W2 प्लस W3। मतलब सीधी सीधी बात है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय को बनाने में करना पड़ता है। अब जब भी कार्य निकालना है तो पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता,
क्योंकि पहले आवेश को जब लेके आते हैं तो वहां पहले से कोई उपलब्ध वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसकी वजह से पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0। अब देखो क्या करेंगे आगे, समझो। तो परिभाषा समझ गए बेटा, 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब देखो हम इसका निकालेंगे बेटा सूत्र की स्थापना। अच्छा, उससे पहले ये जान लो, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा यू से प्रदर्शित करते हैं, 11th में पढ़ा होगा, करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो ऊर्जा है जूल होगा, और विमेय सूत्र की बात करें तो क्या होगा, ml2 t-2। और ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये बच्चों है हमारी अदिश राशि। अदिश का मतलब इसमें जो भी आवेश होगा, इतनी बात बस ध्यान रखने की है, वो चिन्ह सहित लिया जाएगा। चिन्ह सहित का मतलब अगर प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस है तो माइनस लेंगे। अब हम क्या करें, ये 2 आवेशों का एक निकाय बनाना है हमें, एक Q1 और एक Q2। इस निकाय को क्या नाम दे देते हैं, ए बी, और ये कितनी दूरी पर रखने, r दूरी पर। ये 2 आवेशों के निकाय की हमको स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इन आवेशों को कहाँ ले जाएं, अनंत पर, और अनंत से यहाँ इनकी स्थितियों तक लाने में किया गया क्या निकाले, कार्य। अब दोनों आवेशों को ले जाने की क्या जरूरत है, आपको पता पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो करना नहीं पड़ता तो फिर ले जाके लाने में भी कोई फायदा नहीं है, तो पहले को तो यहीं छोड़ दो। हम केवल कौन से आवेश को ले चलते हैं, दूसरे को। तो दूसरा जो Q2 है वो मान लो बिंदु B पर नहीं, कहाँ है, अनंत पर। तो अनंत से अगर Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लें तो वही कार्य इसकी किसके रूप बराबर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें 2 लाइन की पहले लिखेंगे, माना एक निकाय ए बी जो 2 आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, r। अब हम कहेंगे Q1 को तो यही रखा रहने दो, अगर Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ हो, अनंत पर हो, तब अब बचा कौन, Q1। तो ऐसा करो, Q1 के कारण पहले बिंदु B पर विभव निकालो। मान लो विभव कितना है, V1। Q1 के कारण यहाँ पर विभव कितना है, V1। तो पहले V1 अगर हम निकालें, थ्योरी में बोलता जा रहा हूँ, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना। यदि Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर हो, तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। Q1 के कारण बिंदु B पर यानी कि Q1 से R दूरी पर, तो क्या बेटा, Q1/R। अब क्या करें, Q2 को अनंत से, जो Q2 है उसको अनंत से कहाँ तक लाएं, बिंदु V तक, और B तक लाने में किया गया हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए। क्या चाहिए, कार्य। अब कार्य के लिए देखो क्या फार्मूला लगाओगे, अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव B है और किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तब हम पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव की परिभाषा में B बराबर W/Q0। अगर यहाँ से हमें W चाहिए हो तो W बराबर क्या बच्चों, V/Q0, ये B/Q0। तो वही तो करेंगे, यहाँ Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य चाहिए, तो यहाँ W बराबर B/Q0 लगा दो। B की जगह विभव कितना है, V1, और जो यहाँ Q0 लाते थे यहाँ किसे ला रहे हैं, Q2 को, तो V1/Q2, B1/Q2। अब इसे सॉल्व कर लो, W बराबर B का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये है Q1/R। ये तो B का मान, B1 का मान हो गया, इनटू में क्या था, और क्या था, ये देखो, ये B1 का मान रख दिया, फिर Q2 हो गया। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1/Q2/R। ये कार्य है, और ये कार्य ही किसके बराबर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर किसके होगी, W के। U बराबर W कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये Q1/Q2/R। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन ये तब है
जब आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हों जिसका परावैतांक कितना है, k है, कितना है, k है। लेकिन अगर ये निर्वात या वायु में हो तो निर्वात या वायु के लिए बेटा k बराबर कितना, 1, तो u बराबर कितना हो गया, 1/4πε0। बेटा k की जगह 1 रखेंगे और 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इनटू में बाकी ऐसा ही Q1 Q2/R। यही तो दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, अब देखो बेटा अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव, और उसको घुमाएंगे और घुमाने में किया गया क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। अब समझो बेटा, जरा ध्यान दो, अगर ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, लो एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख लें, कितने कोण पर, अगर थीटा कोण पर रखा है तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इस पर क्या, इस पर एक बलयुग्म लगता है जिसे हमने प्रत्यानयन बलयुग्म कहा था, और उस बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, टाउ। तो टाउ बराबर क्या था, PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब ये बलयुग्म जो है वो इसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है। अब अगर हम इस बलयुग्म के विपरीत दिशा में घुमाएं इसे ऐसे करके, तो घुमाने में कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वही कार्य निकालना है। तो मान लो पहले हम इसको सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाते हैं, तो सबसे पहले घुमाने में किया गया कार्य, लेकिन कितना कोण, सूक्ष्म कोण d थीटा कोण घुमाएंगे। सूक्ष्म कोण कितना घुमाएंगे, d थीटा कोण घुमाएंगे। तो d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर, वैसे अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, लेकिन ये कौन सी गति के लिए होता है, स्थानांतरीय गति। कौन सी गति, स्थानांतरीय गति। लेकिन यहां जो है बेटा ये द्विध्रुव घुमा रहे हैं, तो कौन सी गति है, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति में कार्य का फॉर्मूला समझो बेटा। कार्य तो ठीक है, किसी भी गति का हो, कार्य तो कार्य है। जैसे किसी वस्तु को आगे बढ़ाने का काम या रेखीय गति, स्थानांतरीय गति कराने का काम किसका होता है, बल का। ऐसे ही घूर्णन गति में बेटा किसी वस्तु को घुमाने का काम होता है बलाघूर्ण का। मतलब कह सकते हो स्थानांतरीय गति में जो काम बल कर रहा था, घूर्णन गति में वही काम कौन करता है, बलाघूर्ण। तो यहां बल की जगह बेटा 11th में आपने पढ़ा होगा बलाघूर्ण, बल आघूर्ण, गुणा में गुणा, ये घूर्णन गति की बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण। बेटा स्थानांतरीय गति में क्या होता है, वस्तु आगे बढ़ती है, विस्थापन। और घूर्णन गति में जब वस्तु घूमती है तो क्या घूमती है, कोण, और घूमे गए कोण को क्या उसका कोणीय विस्थापन कह देते हैं। तो ये कोणीय विस्थापन हो गया। कौन सा विस्थापन बेटा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो जब भी घूर्णन गति के लिए हमें कार्य का सूत्र चाहिए तो क्या लगाओगे, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो अभी ऐसा करो, सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य निकालो। तो सूक्ष्म कार्य है तो dw से लिख ले, किससे लिख ले, dw। अब बल आघूर्ण कितना लग रहा था, ये टाउ, गुणा कोणीय विस्थापन कितना है, d थीटा। देखो मैं यहाँ कोई भी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, तो थ्योरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लो। बस मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। यहाँ dw बराबर टाउ का मान देख लो बेटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और इनटू में क्या है, d थीटा। ये तो सूक्ष्म कार्य हुआ। अब कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करें, मान लो हम वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र, इसमें पहले वैद्युत द्विध्रुव मान लो कितने कोण पर रखा है, θ1 पर, और यहां से घुमाकर हम कितने कोण तक ले जा रहे हैं, θ2 कोण तक। भाई अभी सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब कुल कोण हम θ1 से θ2 तक घुमाना चाहते हैं, तो उसमें किया गया कार्य निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। अगर कुल कार्य चाहिए तो अभी जो सूक्ष्म कार्य निकाला था हमने dw, इसका क्या कर दे, समाकलन। भाई कुल कार्य के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, टोटल के लिए हमेशा समाकलन करते हैं। और जहां से जहां तक का कार्य चाहिए वो क्या लगा दे बेटा, लिमिट। जैसे हमें कार्य
थीटा 1 से कहां तक चाहिए, थीटा 2 तक। तो W बराबर समाकलन लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, और DW अभी कितना आया था, PE साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर देखो P वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है, कांस्टेंट है, E एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो P कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को समाकलन से कहाँ ले लेते हैं, बाहर। इसमें क्या बचा, थीटा 1 से थीटा 2, ये क्या है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर PE साइन थीटा का समाकलन पता होगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा। मैथ वालों को तो पता होगा, और जिसको नहीं पता है, अगर बायो के स्टूडेंट है तो आप इस बात को याद कर लो, साइन थीटा का समाकलन कहीं चाहिए तो माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट अप्लाई करो, W बराबर बेटा PE तो ऐसा ही, लिमिट अप्लाई करो, पहले ऊपर वाली लिमिट, बीच में चिन्ह माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट, तो माइनस का कॉस थीटा की जगह थीटा 2, बीच में चिन्ह माइनस और माइनस माइनस, बीच में चिन्ह माइनस और एक ये माइनस। जब माइनस कॉस थीटा 1 लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा 1, और एक माइनस बीच में आता है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस थीटा 1। एक बार फिर से ध्यान दे लो, देखो माइनस कॉस थीटा 2 ऊपर वाली लिमिट लगा दी, बीच में चिन्ह क्या लेते हैं, माइनस। अब नीचे वाली लिमिट लगाओगे तो लोगे माइनस कॉस थीटा 1, एक माइनस पहले से था, एक ही आया, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो W बराबर बेटा PE, ऐसा करो प्लस वाला पहले लिख लो बेटा, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये कार्य का फॉर्मूला आया। लेकिन ये कार्य का फॉर्मूला तब है जब वैद्युत ध्रुव को थीटा 1 कोण से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 कोण तक। थीटा 1 कोण से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 कोण तक। अब अच्छा एक चीज और ध्यान दें, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाए, तब अगर हम कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो जरा ध्यान दो, पहले तो ये था, ये वैद्युत क्षेत्र था ये, और इसमें वैद्युत द्विध्रुव पहली स्थिति में कितने कोण पर था, थीटा 1 पर, और दूसरी स्थिति में जहां ले गए थे वहां का कोण कितना था, थीटा 2। इस बार कह रहे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र E। अब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कह रहे हैं पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, दिशा का मतलब यहां ऐसे रखा, ये पहली स्थिति ये है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो पहली स्थिति का कोण जब वो थीटा 1 था, वो थीटा 1 जब क्षेत्र की दिशा में ही है वैद्युत द्विध्रुव, क्या 0 डिग्री हो गया। अब कह रहे हैं क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, अब दिशा से घुमा के दूसरी स्थिति जो है वो थीटा कोण पर है। तो पहली स्थिति में तो क्षेत्र की दिशा में तो थीटा 1 तो 0, और बाद में दूसरी स्थिति का कोण जो वहां थीटा 2 था वो कितना हो गया, थीटा। यार ऐसा समझ लो, पहले हम थीटा 1 से कहां तक ले गए थे, थीटा 2 तक। अब क्षेत्र की दिशा से यानी कि 0 डिग्री से कहां तक, थीटा तक। तो ऐसे समझ लो, जो पहले थीटा 1 था वो अब कितना हो गया, 0, जो पहले थीटा 2 था वो अब कितना हो गया, थीटा हो गया। तो तब थीटा 1 बराबर कितना ले सकते हैं, 0 डिग्री, तथा थीटा 2 बराबर कितना लेंगे, थीटा। अतः अब W का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, PE कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है। तो W बराबर PE कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाएं तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण तक घुमाया है तो हम सीधे सीधे चाहें तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। हाँ चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं, कोई नहीं। अगर क्षेत्र की दिशा से घुमाना शुरू किया है तो थीटा 1 0 लेके चलोगे, दूसरा कोण दिया होगा वो थीटा 2 ले लेंगे। इतनी बात क्लियर। अच्छा, इससे संबंधित कुछ एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यदि वैद्युत द्विध्रुव को मैं कह दूं क्षेत्र की दिशा से लंबवत दिशा तक ले गए, यानी कि 90 डिग्री घुमाया,
अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री घुमाए, 90 डिग्री, और 90 डिग्री घुमाने में अगर आपसे किया गया कार्य पूछ लिया जाए तो W बराबर क्या लगाओगे, PE 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो W बराबर क्या हो गया, PE 1 माइनस 0 बन ही रहेगा और 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो W बराबर P। दूसरा ए या दे थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ऐसे दिशा में रखा था और पहले कितना घुमाया था 90, तो वो तो PE कार, लेकिन अगर 90 और घुमा दे यानी कि क्षेत्र की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में ले आए तो 190 डिग्री तक 180 डिग्री तक सॉरी घुमाने में किया गया कार्य अगर हमें चाहिए W बराबर तो होगा PE 1 माइनस कॉज 180 डिग्री, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉज 180 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो W बराबर कितना हो गया, W बराबर कितना हो गया 1 + 1 2 PE, ये W बराबर कितना हो गया 2 PE। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा अगला टॉपिक देखो हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैसे तो इसका केवल डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी प्रूफ करने को कह भी दिया जाए तब समझो जरा कैसे प्रूफ करेंगे। देखो अभी जो पिछला हमने कार्य वाला फॉर्मूला किया था वो कार्य वाला फॉर्मूला W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहां तक तो सेम चलना है। ये कहां से है, पिछले टॉपिक से, ठीक है ना, इतना तो सेम कर रहा है इसमें भी। अगर हमें इसका प्रूफ करना फिलहाल नहीं आता, 1 नंबर में डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, हम बता देंगे कैसे करके क्वेश्चन आता है। तो W बराबर P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए करना क्या पड़ता है पहले ये समझो। जैसे हम मैकेनिक्स में 11th में किसी की गति का अध्ययन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे x y, तो कोई ना कोई तो एक मूल बिंदु एक मानना पड़ता था। तो जो मूल बिंदु मानते थे वहां पर सभी मान क्या मान के चलते थे 0। जैसे किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यहां पर कितनी मानते थे 0। ऐसे ही बेटा ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें जब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की भी कोई ना कोई ऐसी स्थिति लेनी पड़ेगी जिसे हम मूल बिंदु मान के चलेंगे, और उस मूल बिंदु वाली स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है 0। और वो स्थिति होती है जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हो लंबवत, तो लंबवत स्थिति में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम कितनी मान के चलते हैं 0 मान के चलते हैं। कितनी मान के चलते हैं 0। अब जरा बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो अब इस डेरिवेशन को करना बहुत आसान है। ये जो कार्य है ये कार्य वैद्युत द्विध्रुव में की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा U बराबर W। भाई वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो काय के रूप में इकट्ठा होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कार्य है जितना कार्य करेंगे वो कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही कार्य। तो डेल्टा U बराबर किसके W के, तो ये डेल्टा U हो गया हमारा। डेल्टा U बराबर कितना PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर किसी इनिशियल पोजीशन में थीटा 1 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी मान लें U1 और थीटा 2 पर कितनी मान लें U2, तो क्या बेटा डेल्टा U की जगह U2 माइनस U1 ले सकते हैं। U2 माइनस U1 बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। या दे मैं कह दूं थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, तब थीटा 1 को चूंकि हमने मूल बिंदु माना था, जब मूल बिंदु माना है तो थीटा 1 पर जो स्थितिज ऊर्जा U1 है वो कितनी होगी 90 डिग्री। सॉरी मूल बिंदु माना है तो थीटा 1 पर जो स्थितिज ऊर्जा U1 होगी वो कितनी होगी बेटा 0 होगी। कितनी होगी 0। तो अब जरा देखो U2 माइनस U1 कितना 0, PE cos थीटा 1 कितना रखोगे 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2। तो U2 बराबर ये माइनस 0 से कोई फर्क नहीं, क्या बचा PE cos 90 का मान 0
और माइनस क्या है कॉस थीटा टू। तो U2 बराबर क्या बचा, ये जीरो से कोई फर्क नहीं है, माइनस कॉस थीटा टू तो माइनस पहले लिख लिया, माइनस PE कॉस थीटा टू। यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव थीटा टू कोण पर है तो उस वक्त उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी U2। तो अगर जनरल फार्मूला थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा को U से लिखे तो U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। बेटा वैसे काम का फार्मूला हमारे केवल यही है, ये पीछे का एक्स्ट्रा मैंने इसलिए करा दिया, अगर कोई कह दे कभी प्रूफ करो तो हम पिछले वाले डेरिवेशन की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। वैसे और भी कई तरीके हैं लेकिन हमें नए तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। हम पिछले वाले से केवल W की जगह डेल्टा U लिखेंगे और डेल्टा U2 माइनस U1 और थीटा बराबर 90 डिग्री पर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी रख देंगे 0, तो किसी अन्य कोण पर हमारी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी यहां से। अब इसको अगर हम कहें वेक्टर रूप में लिखें, कौन से रूप में, वेक्टर रूप में, तो U बराबर, अब वेक्टर रूप किसी का लिखने के लिए 11th में वेक्टर गुणा आपने की होगी, कौन सी, एक डॉट गुणा थी A डॉट B बराबर क्या था बेटा AB कॉस थीटा, और दूसरी क्रॉस गुणा थी तो A क्रॉस B बराबर क्या था AB साइन थीटा। अगर इतनी बातें याद है तो अब वेक्टर गुणा लिखना आसान है। ये वेक्टर रूप है, ये इनका स्केलर रूप है। तो अगर कहीं ए बी कॉस थीटा टाइप का दिख जाए तो उसकी जगह क्या रख दो ए डॉट बी, और अगर ए बी साइन थीटा दिख जाए तो उसकी जगह क्या रख दो ए क्रॉस बी। यहाँ क्या है बेटा, क्या ए बी कॉस थीटा टाइप है तो इसकी जगह क्या रखोगे वेक्टर रूप में ए डॉट बी। तो माइनस तो ऐसा ही, जैसे ए बी कॉस थीटा की जगह ए डॉट बी, वैसे पी कॉस थीटा की जगह वेक्टर पी डॉट ई, और डॉट गुणन को स्केलर गुणन कहते हैं। यानी कि यहाँ दो वेक्टरों की गुणा से जो भौतिक राशि मिली है वो स्केलर होगी, तो इस पर वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो U बराबर क्या आ गया, माइनस का P डॉट ई। अच्छा, एक तो ये फार्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है। अच्छा, इसके कुछ और भी पॉइंट हैं, उन पर ज़रा ध्यान दे लो। इस स्थितिज ऊर्जा का मान स्थायी संतुलन की अवस्था और अस्थायी संतुलन की अवस्था में पूछा जाता है। अब बात आती है संतुलन की अवस्था क्या होती है। कोई भी वस्तु संतुलन में तब कहलाती है जब वो अपनी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना कर रही हो, जहां हो बेटा वहीं बनी रहे, तब वो वस्तु किस में कहलाती है, संतुलन में। अब संतुलन भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन से दो प्रकार का, एक स्थायी संतुलन, एक अस्थायी। पहले स्थायी और अस्थायी को समझ लो बेटा। जैसे ये इस आकृति का कोई बर्तन हो या कोई भी आकृति का ऐसी जगह हो, यहां पर अगर यहां हम कोई वस्तु जैसे फोटो, एक बॉल रख दी हमने, अब ये यहां पर रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो ये किस में है, संतुलन में है। ये किस में है, संतुलन में। अब अगर इसको इसकी स्थिति से थोड़ा सा खिसकाए, यहां लेके आए और यहां लाके छोड़े, तो क्या ये वापस, अगर यहां लाके छोड़ें तो क्या वापस यहीं आ जाएगी उसी में, या इधर ले जाके छोड़ें तो क्या वापस यहीं आ जाएगी। मतलब यहां ऐसा संतुलन है कि अगर संतुलन की स्थिति से थोड़ा इधर उधर खिसका के छोड़ें तो वापस अपनी उसी स्थिति में लौट आती है। तो इस टाइप का संतुलन ही क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन। मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है कहीं पर तो संतुलन तो है, और अगर उस संतुलन से थोड़ा खिसकाने पर वापस वस्तु उसी में लौट आए तो इस टाइप के संतुलन को कहते हैं स्थायी संतुलन। और अगर थोड़ा संतुलन में तो है, रुकी तो है, लेकिन अगर वस्तु वापस लौट के ना आए थोड़ा खिसकाने पर तो वो अस्थायी। जैसे यही वाली जो हमने शेप ली थी, ये कुछ ऐसी ले लो, इस पे आप बॉल यहां संतुलन में कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खिसका दो जरा, यहां बताओ यहां से क्या लौट के आएगी, नहीं, इधर ही चली जाएगी। और अगर यहां से थोड़ा यहां खिसका दी, क्या ये लौट के आएगी, नहीं, इधर ही चली जाएगी। मतलब यहां पर संतुलन तो है, लेकिन जरा सा भी इधर उधर खिसका दिया तो ये फिर वापस लौट के आने वाली नहीं है वस्तु। मतलब यहां पर जो वस्तु का संतुलन है वो है अस्थायी संतुलन। वो कौन सा संतुलन है, अस्थायी संतुलन। ये तो साधारण व्यावहारिक तौर पर हुआ। अब हमारा यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का स्थायी अस्थायी कब होगा, ये जरा ध्यान से समझ लो बेटा, फिर वैल्यू बाद में निकालेंगे। देखो जरा, ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र था। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते थे तो इसके प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर एक बल युग्म लगता था, और उस बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर अभी पड़ा था PE साइन थीटा। वो इसे घुमाकर कहाँ लाता था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में।
और वहाँ आके वो वाला उनका आघूर्ण जो है जीरो हो जाता था, मतलब वहाँ अब वस्तु रुक सकती है, तो वो संतुलन की स्थिति थी। अब उसमें जरा ध्यान दो, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, द्विध्रुव दिशा में रखे होने का मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये इसका माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस की ओर, तो जरा ध्यान दो, जो ई की दिशा है वही पी की दिशा होगी। अभी दोनों समान दिशा में है, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री है। अब इसके माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। क्यू आवेश ई वैद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर बल तो F बराबर क्यू ई, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, बल सदिश राशि चिन्ह से मतलब है नहीं, F बराबर क्यू ई। तो इस पर भी क्यू आवेश ई वैद्युत क्षेत्र में F बराबर क्यू ई, इस पर भी ये क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इस पर भी क्यू ई। अब दिशा हमेशा प्लस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इधर लगेगा F बराबर क्यू ई। ये माइनस आवेश है, इस पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर है तो यह बराबर क्यू इधर लगेगा। अब दोनों बल बराबर है, विपरीत है, दोनों की क्रिया रेखाएं एक ही है, निरस्त कर देंगे तो अभी परिणामी बल 0 है, तो अभी बलागुण भी 0 है, बलागुण 0 है तो अभी संतुलन तो है। अब जरा देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएं इससे, लो यहां ले गए, अब देखो इस पर बल ये लगेगा और इस पर बल ये लगेगा, तो जरा देखो ये ऐसे खींच के क्या वापस ले आएगा यही, इसको ऐसे करके ये सिरा ऐसे खींचेगा और ये सिरा ऐसे, क्या ये वापस फिर यहीं आ जाएगा। अच्छा थोड़ा इधर खिसका के देखें, तो इस पर बल प्लस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस पर ये विपरीत दिशा में, फिर से क्या खींच के वहीं ले आएगा। मतलब थीटा बराबर 0 पर जो संतुलन है, अगर इससे थोड़ा ऊपर खिसकाए या नीचे खिसकाए तो जैसे ही छोड़ोगे वापस वस्तु क्या उसी में लौट आएगी अपनी स्थिति में। मतलब यहाँ थीटा बराबर 0 पर जो संतुलन है वो कौन सा संतुलन होता है, स्थायी संतुलन। कौन सा संतुलन, स्थायी संतुलन। अब अगर अस्थायी की बात करें तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ही है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखो, लेकिन इस बार इसे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है इधर माइनस क्यू ले लो और इधर प्लस क्यू, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो ई और पी देखो विपरीत दिशा में हो गए, विपरीत का मतलब यहां थीटा बेटा 180 हो गया। अब देखो प्लस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब ये इधर ऐसा, माइनस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर ये इधर, दोनों बल बराबर और विपरीत है, क्रिया रेखा एक है, निरस्त कर देंगे, कोई बल गुम नहीं, तो बल गुम 0। अभी यहाँ ये द्विध्रुव रुका रहेगा, मतलब ये संतुलन है। लेकिन ऐसा करो, जरा सा खिसका के देखो क्या लौट के आएगा। जरा देखो ऐसा खिसका, यहाँ ऐसा खिसका दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, अब देखो जरा ये माइनस क्यू यहाँ पहुंचा, इस पर बल यही तो लग रहा है इधर की ओर, प्लस क्यू पहुंचा, इस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यही तो लगेगा। जरा देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, क्या ये लौट के आएगा, ये तो ऐसे ही घूमता हुआ चला आएगा, लौट के नहीं आएगा। अच्छा इधर भी घुमा के देख लो, यहाँ ये माइनस क्यू आया इधर, तो इस पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर और इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये, अब ये ऐसे ही घूमता चला जाएगा। मतलब थीटा बराबर 180 पे संतुलन तो है, लेकिन अगर जरा सा भी संतुलन से हमने वस्तु को खिसका दिया तो, सॉरी द्विध्रुव को खिसका दिया, तो ये द्विध्रुव वापस अपनी स्थिति में लौट के आने वाला नहीं है। मतलब ये वाला जो संतुलन है वो कौन सा, अस्थायी संतुलन। तो बस इतनी बार रट लो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होता है, या कह दो थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा होता है, तो वो वाला संतुलन इसका कौन सा संतुलन कहलाएगा, स्थायी। और जब थीटा बराबर 180 या कह दो वैद्युत क्षेत्र की कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में, तो वो वाला संतुलन कौन सा होता है, अस्थायी संतुलन। कौन सा संतुलन, अस्थायी संतुलन। आप समझ लो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में जो थीटा है वो कितने डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो अगर इस वक्त स्थायी अवस्था में मैं आपसे इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछूं तो यू स्थायी बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, अब 0 डिग्री का मान माइनस पीई एस आई, कॉस 0 का मान 1, तो ये कितना हो गया, माइनस पी। तो अगर आपसे स्थायी अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो आपको ऑप्शन होना चाहिए माइनस पीई। दूसरी बात, अस्थायी संतुलन की अवस्था में
अस्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा कितना 180, यानी कि द्विध्रुव क्षेत्र की कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो अब अगर यहाँ से इस समय हम इसकी अस्थायी अवस्था में आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछें तो कितनी होगी, माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा कितना 180 माइनस पीई एसआई, बेटा कॉज 180 के -1, अरे भाई माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो बराबर कितना पीई, बराबर कितना पीई। तीसरा पूछ लिया जाता है कभी कभी उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था थीटा बराबर 90 डिग्री को कहते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो उस वक्त उस अवस्था को हमने स्थितिज ऊर्जा भी 0 मानी थी, उसको क्या कहते हैं, उदासीन अवस्था। हाँ निकाल के भी देख लो कितना आएगा, यू का मान अगर आपसे उदासीन अवस्था में पूछें, वैसे भी पता है हमने उदासीन अवस्था में 0 मानी थी, फॉर्मूले से भी निकाल लो, माइनस पी कॉस थीटा 90, तो माइनस पी कॉस 90 0, ये सब क्या हो गया 0। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन और बनता है, एक दो बार पूछा गया, ये स्थायी अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, ये अस्थायी, इन दोनों अवस्थाओं में स्थितिज ऊर्जा में अंतर पूछ लिया जाता है। स्थायी तथा अस्थायी अवस्थाओं में स्थितिज ऊर्जा में अंतर, अंतर किससे लिख लो, डेल्टा यू। अब स्थायी और अस्थायी में चाहिए तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हो, ज्यादा में से कम घटाते हो। स्थायी में कितनी है माइनस पी और अस्थायी में कितनी है प्लस पी, तो ज्यादा कौन सा है, जाहिर सी बात है भाई ये प्लस वाला ज्यादा होगा। तो ऐसा करो अस्थायी की ऊर्जा में से स्थायी की घटा दो, यानी कि डेल्टा यू बराबर हम लिख सकते हैं यू अस्थायी माइनस यू स्थायी, तो डेल्टा यू बराबर यू अस्थायी में कितनी है बेटा पीई, माइनस स्थायी में कितनी माइनस पी, एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया पीई, तो डेल्टा यू बराबर पीई प्लस पीई कितना हो गया 2पीई, कितना हो गया 2पीई। आगे देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम में आने वाला है, और अगली हेडिंग अभी हम जो पढ़ेंगे उसको समझने में थोड़ा हमें हेल्प करेगा। देखो अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा बी हो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो W, और आवेश कितना लेके आओ अगर Q, तो डेल्टा बी बराबर W अपॉन Q हमने वैद्युत विभवांतर में पढ़ा था। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा बी, Q इंटू डेल्टा बी, या W बराबर Q इंटू डेल्टा बी की जगह B2 माइनस B1। अगर पहले बिंदु का विभव B1 है और दूसरे बिंदु का विभव B2 है तो W बराबर क्या लिख सकते हैं Q इंटू B2 माइनस B1। ये क्या हो गया कार्य। अब अगर इस कण को इस वैद्युत क्षेत्र में फ्रीली छोड़ दें तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ा होगा कि किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा, इस ये जो कार्य करेंगे ये इसको काय के रूप में प्राप्त होगा गतिज ऊर्जा के। तो अगर इस कण को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो यही कार्य जो इस पर कार्य किया जाएगा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, ये इसको किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी सॉरी गतिज ऊर्जा में के रूप में, और ये गतिज ऊर्जा के बराबर किसके होगी W के। यानी कि अगर इस कण को यहाँ फ्रीली छोड़ दें तो हम इसको जितना कार्य करेंगे इस पर आवेश पर, वो आवेश पर किया गया कार्य इसको काय के रूप में प्राप्त होगा गतिज ऊर्जा। कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ा था हमने 11th में, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो परिवर्तन क्या है, इसकी शुरुआत में तो अगर मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं तो शुरुआत में तो गतिज ऊर्जा 0 होगी क्योंकि वेग 0 मुक्त रूप से छोड़ने का मतलब, तो फिर जितनी भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा नई स्थिति में वही तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा होगी। तो K बराबर W, अब K बराबर W कितना, वही Q डेल्टा बी। तो K बराबर भी अगर हमें कहीं जरूरत है न्यूमेरिकल्स में Q डेल्टा भी ले सकते हैं, W बराबर भी Q डेल्टा भी ले सकते हैं। अच्छा K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर भी होता है अगर द्रव्यमान है वेग भी। यहां से अगर हम बी स्क्वायर पूछे आपसे तो 2 यहां आया 2K अपॉन में m, तो V बराबर क्या आया अंडर रूट 2K अपॉन m। तो अगर कहीं किसी आवेशित कण का वेग चाहिए तो वेग B बराबर अंडर रूट 2K अपॉन m अगर गतिज ऊर्जा दी है, और अंडर रूट 2 अगर गतिज ऊर्जा नहीं विभवांतर का जिक्र किया है तो K की जगह क्या रख दो Q डेल्टा B।
ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाले हैं। तो v बराबर अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। आगे देखो, अगली ये छोटी सी परिभाषा, एक समविभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा नाम से ही क्लियर होगी। सम का मतलब समान, और विभव का मतलब तो पता ही है विभव, पृष्ठ का मतलब कोई भी सतह। तो अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसके हर बिंदु का विभव कैसा हो, समान हो, बराबर हो, उस समान विभव वाले पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। तो परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव कैसा हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। इससे संबंधित कुछ और छोटी छोटी बातें समझ लो। ये मान लो समविभव पृष्ठ है। अब अगर समविभव पृष्ठ का मतलब इसके हर बिंदु का विभव क्या होगा, समान। जैसे ये बिंदु अगर A है और ये बिंदु B है, अगर मैं कहूं इसका विभव B, तो इसका भी विभव कितना, V। तो समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान। तो अगर किसी Q आवेश को A से B तक ले जाएं और हमसे कहा जाए किया गया कार्य बताओ, तो कार्य W बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा था Q डेल्टा B। अब ठीक है, आवेश तो ले जा रहे हैं। अब अगर दोनों बिंदुओं के विभव समान है तो इनके बीच का जो विभवांतर है, विभवों का अंतर, क्या बेटा डेल्टा B अगर निकालें तो क्या B माइनस V बराबर 0। तो समविभव पृष्ठ पर जो दो बिंदु होंगे उनके बीच का विभवांतर कितना होगा, 0। तो फिर विभवांतर जब 0 रखोगे तो कार्य भी 0। तो अगला पॉइंट हमने यही समझाया है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। अतः समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। अब एक चीज और समझने की है, कार्य 0 कब हो सकता है, तो इसके लिए ध्यान दो। W बराबर पड़ा था Fs कॉस थीटा। अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है तो अब यहां कार्य कितना है, 0। कार्य 0 है, यानी कि Fs कॉस थीटा 0, और Fs कॉस थीटा 0 यानी कि कॉस थीटा 0, और कॉस थीटा 0 का मतलब थीटा कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो बेटा कार्य 0 तभी संभव है जब बल विस्थापन के कैसा हो, लंबवत। तो यहाँ विस्थापन तो समविभव पृष्ठ पर है, तो इसका मतलब इस वक्त इस पर जो बल लग रहा होगा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में, तो वो इसके पृष्ठ के लंबवत। और जब बल लंबवत तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र भी है वो भी पृष्ठ के लंबवत ही तो होगा। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि समविभव पृष्ठ के निकट हर जगह वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उस पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई, समविभव पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगला पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। बात आती है क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर एक ये समविभव पृष्ठ है और ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, दोनों ने काट दिया, तो जो कटान बिंदु है बेटा समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही तो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर इसके कोई लंबवत दिशा रेखा खींचे, जैसे इसके लंबवत ये खींच ले, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसी बिंदु पर अगर इस पृष्ठ पर अवलंब खींचे तो ये जाएगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, 2। पर एक बिंदु पर बेटा वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होना संभव नहीं है, इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा?